आज हम लोग को देखना है फोर्थ वीडियो लाइफ साइंस का चैप्टर नंबर 1 से तक पहले तक वीडियो तक हम लोग बता दिए थे आप लोगों को टोटली इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी बता दिए थे। पिछले वीडियो में बता दिए थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड हो चुका था। एंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोग पढ़े थे कि इसमें कोई भी डक्ट यानी अलग नली की जरूरत नहीं होती है, इसमें ब्लड टच होता है। और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो ब्रेन से स्टार्ट होता है। अगर हम लोग देखें तो ब्रेन में 3 को ग्लैंड है। नाम क्या क्या है उसका? पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है और एक तो क्या है, पीनियल ग्रंथि है। उसके बाद अगर गले में आएंगे तो यहाँ पे पाया जाता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरॉक्सिन। समझ में आ गया? सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, बता दिए थे। इसके साथ साथ बहुत सारे उसमें से ट्रॉपिक हार्मोन निकलते हैं, जैसे क्या निकलता है, ACTH है ना, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स, ये सब निकलते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं अपने किसमें ब्लड टच होता है हार्मोन्स में, और एंजाइम से ब्लड टच नहीं होता है। लैक्राइमल नामक ग्लैंड से निकलता है आंसू। पैरोटीड ग्रंथि सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्रंथियों से निकलता है क्या चीज? लार ग्रंथियां निकलती है, उसमें से लार निकलता है। क्या बनते हैं? सलाइवा बनते हैं। इस तरीके से हम लोग पूरा पढ़ लिए थे, पूरा वीडियोस है उसमें, ताकि आप लोग देख लीजिएगा। जिनको नहीं समझ आया होगा उसमें से आज देखें। आज हम लोग को देखना है मेनली हम लोग किडनी के बारे में। किडनी के बताए थे ना, किडनी के ऊपर भी एक वो ग्रंथि पाई जाती है, नाम है उसका एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी? एड्रीनल। और एड्रीनल ग्रंथि आए पगला गई पकड़े हैं बोल के, फोटो देख के आ गई आए सिर्फ। हाँ हाँ, इसका ब्रेन है, देखो हाथ में पकड़ लिए हैं, लड़की का ब्रेन है। ठीक है, हाँ इतनी को होगा, वो भी कहाँ पर होगा समझ जाओ। ठीक है, और लाइफ साइंस का आज चैप्टर 1 करेंगे, वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, कि आज ब्रेन के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि 9th क्लास में भी हम लोग नर्वस सिस्टम थोड़ा सा पढ़े थे ना। लेकिन इस बार ब्रेन के बारे में थोड़ा सा और देखना है आप लोगों को, किडनी उडनी के बारे में देखना है। ये ओहो, ये अपने आप को देख के हंस रही है। यहाँ उस ये है और उसकी बहन है यहाँ पर। क्या और दीदी कैसी हो, है ना? अब भाई वही होगा यहाँ पर ना। हाँ, थायराइड भाई देखबे नहीं कर रहा है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पे पाया जाता है? गले में पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है, गुस्से को कंट्रोल करता है। एड्रिनल ग्रंथि भी क्या करता है? फाइट एंड फ्लाइट, बताए थे, मरो और भागो, सॉरी मरो नहीं रे, मारो और भागो, मारो और भागो, फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट, उड़ो और मारो एकदम पूरा बढ़िया से, है कि नहीं है? बता दिए थे एड्रिनल ग्रंथि। चलिए, आज फिर हम लोग को आगे देखना है। आज आगे देखना है हम लोगों को, अग्नाशय में हम लोग दो तरीके का, अग्नाशय दो तरीके से काम करता है। एक कौन सा है? कौन सा है अग्नाशय में, थोड़ा सा बताए थे ना। एक निकलता है ग्लूकेगान और एक वो निकलता है इंसुलिन। ठीक है, अग्नाशय को मिक्स ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि के अंदर से एंजाइम्स भी निकलता है, जैसे लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। कौन कौन सा निकलता है? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, यही ना हार्मोन्स निकलते, ये क्या है? एंजाइम्स है। और इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकेगान क्या है? एक हार्मोन है जो कि शर्करा के लेवल को कंट्रोल करता है। कौन? इंसुलिन हार्मोन। और जो ग्लूकेगान होता है ये भी निकलता है इसके अंदर। ठीक है, जो बीटा सेल होता है पेनक्रियाज के बीटा सेल से, पेनक्रियाज के बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। और पेनक्रियाज के अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकेगान। समझ में आ गया? बहुत खतरनाक है भाई, अलग से रखना पड़ेगा ना उसको। इंसुलिन निकालने के लिए, हार्मोन निकालने के लिए क्या हम पूरा पेनक्रियाज में दे देंगे? उसके लिए एगो अलग बॉक्स बनाना पड़ेगा। इसलिए अलग बॉक्स बनाकर भगवान ने पेनक्रियाज में दो गो दे दिया, एगो इंसुलिन दे दिया, एगो ग्लूकेगान दे दिया। याद रहेगा? तो पेनक्रियाज से निकलने वाले दो हार्मोन्स का नाम बताइए, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकेगान। इंसुलिन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? इसकी उत्पत्ति स्थल कहाँ है? बीटा सेल से निकलती है। कहाँ से? बीटा कोशिकाओं से, बीटा कोशिकाओं से निकलती है। लैंगर हैंस की कोशिकाओं की बीटा सेल से निकलती है, ये उत्पत्ति स्थल है। यह रक्त में शर्करा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ज्यादा हो गया तब भी डायबिटीज के रोग हैं, कम हो गया तब भी डायबिटीज के रोग। कम कैसे हो जाता है? अगर इसके जगह पे फैट जम जाएगा।
अगर मान लो कि इंसुलिन ना निकलेगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जितना मात्रा में निकलना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं निकला अगर, तब भी क्या हो जाएगा, वो उस अंदर ही अंदर जमते 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 शर्करा यानी कि इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है या फिर कम जाती है, तब भी क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। चीनी खाने के वजह से डायबिटीज हो जाता है सब बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेंशन करने की वजह से क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। टेंशन टेंशन, आप जितना मिठाई खा सकते हो खाओ, लेकिन चीनी वाला मत खाओ, गुड़ वाला खा सकते हो, चीनी वाला नहीं। चीनी एक प्रकार का क्या है ना कि आपके ब्रेन में ना खाली मीठा मीठा कर देगा पूरा, आप पूरे शरीर में पूरा मीठा मीठा हो जाएगा, इस शर्करा में भी पूरा मीठा चल जाता है, ठीक है, सैकरीन वगैरह रहते हैं। लेकिन गुड़ में ऐसा नहीं है, गुड़ खा सकते हो आप बढ़िया से, ठीक है। 80 साल का बुढ़वा है उसको भी गुड़ खिला दीजिए, कोई डायबिटीज वगैरह नहीं है। तो देखो, रक्त में शर्करा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है। यह यकृत लीवर में ग्लूकोज की ग्लाइकोजेन में परिवर्तन कर देता है। यह यकृत में कीटोन के निर्माण को करता है, यकृत में क्या करता है, कीटोन का निर्माण करता है। अच्छा, ग्लूकेगॉन क्या करता है, इसकी उत्पत्ति स्थिर है लैंगरहैंस की दीपिकाओं के अल्फा सेल से निकलता है। कहाँ से निकलता है ये, अल्फा सेल। यह यकृत में संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में विघटित करके उत्तेजित करता है। यह कार्बोहाइड्रेट की चयापचय में यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। जो हम लोग खाना खाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। शरीर में क्या होता है, पूरा मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। और यह रक्त में वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है। अगर इसका कम हुआ तब, ज्यादा हो गया तब भी, ग्लूकेगॉन अगर भी ज्यादा हो गया तब भी प्रॉब्लम है, हम बताए थे ना। हार्मोन अगर बहुत ज्यादा हो गया तब भी प्रॉब्लम है, कम हो गया तब भी प्रॉब्लम है। इसीलिए इसको सेम जगह से एकदम मतलब कि एकदम बराबर तरीके से निकलना होगा। अगर ज्यादा निकल गया तभी प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे एसटीएच हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये भी ज्यादा निकल गया तो एकदम लंबगोड़ा हो जाएगा आदमी, ठीक है। कम निकला तो एकदम नाटा हो जाएगा। इसीलिए अगर बराबर निकलना है तो आपको शरीर को मेहनत कराना पड़ता है, ठीक है। टेंशन, एकदम टेंशन से मुक्त रहो, एकदम बढ़िया से एकदम योगा वोगा वगैरह करो, एकदम बढ़िया से क्या निकलेगा, हॉर्मोन्स वगैरह निकलते रहते। इंसुलिन हार्मोन किसके वजह से होता है ना, कम किसके वजह से हो जाता है, पेट पे ना, पेट पे चर्बी बहुत ज्यादा जम जाता है। अगर मान लो पेट पे चर्बी चर्बी जम गया तो उसके जगह पे, इस जगह पे तो निकल ही नहीं पाएगा, ये लोग निकलेगा कहाँ से, चर्बी तो सब जगह रोक के रखा हुआ है। तुम्हारे घर के सामने अगर कूड़ा कचरा अगर फेंक दिया जाए तो तुम निकल पाओगे, नहीं ना। तुम्हारा कूड़ा कचरा कहाँ फेंकाएगा, वहीं पे फेंकाएगा, फेंका के एगो दीवार टाइप पर खड़ा हो जाएगा, तो निकल ही नहीं पाएगा। तो अच्छा है कि उसको साफ करते रहिए, है ना। तो लीवर अगर साफ रहेगा तो पेट में चर्बी नहीं होगी, ठीक है। और उसको चर्बी हटाने के लिए सब नींबू पानी, गरम गरम पानी पीता है डाल के, ठीक है। हम भी पीते। अभी मेरा पेट थोड़ा कम कम दिखाई दे रहा है ना, दौड़ना भी चाहिए। हम भात खाना छोड़ दिए हैं, अभी दौड़ रहे हैं पर, दिन भर खाली दौड़ रहे हैं। अब पढ़ा रहे हैं, बस एकदम खतरनाक वैसे तो करते रहते हैं, ये ऐसे चल रहे हैं जो एक्सरसाइज हो जाती है। बोल भी रहे हैं, समझ में जा रहा है। गब्बर सिंह, सांबा, होली कब है, खत्म हो गया। आगे देखो भाई, जनन ग्रंथि अब देखते हैं, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, क्या कौन सा, गोनाड और हार्मोन नहीं, गोनाड्स देखते हैं, क्या कहते हैं, गोनाड्स। इसको जनन ग्रंथि कहा जाता है। जनन ग्रंथि में जाती है, फीमेल में क्या आता है, ओवरी, फीमेल में ओवरी, और मेल में टेस्टिकल्स। क्या मेल में क्या होता है, टेस्टिकल्स होते हैं। ओवरी की संख्या कितनी होती है, 2। टेस्टिकल्स की संख्या कितनी होती है, 2। समझ में आ गया। टेस्टिकल में यानी टेस्टिकल्स में क्या बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, क्या बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और ओवरीज में भी बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, जैसे एस्ट्रोजेन बनता है, रिलैक्सिन हार्मोन बनता है। समझ में आ गया, किसमें, जनन ग्रंथियों में। तो जनन ग्रंथियों में महिलाओं में ये बनता है, फीमेल ग्रंथि। पहले हम लोग फीमेल ग्रंथि देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कितना तक समझ में आप लोगों को, इन हार्मोन समझ में आ गया। कहाँ से निकलता है, पेनक्रियाज के बीटा सेल से निकलता है। और ग्लूकेगॉन कहाँ से निकलता है, पेनक्रियाज के अल्फा सेल से निकलती है। कहाँ से, अल्फा सेल से, याद रहेगा, अल्फा सेल से निकलता है। कोई दिक्कत है, सर बॉडी में शर्करा की मात्रा को मेंटेन करने का काम कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है। समझ में आ गया। अगर शर्करा, सबके शरीर में शुगर है, सबके शरीर में, लेकिन वो क्या करके रखा हुआ है, मेंटेन करके रखा हुआ है हम लोग का इंसुलिन हार्मोन। समझ में आया। अभी तक आप जितने भी पेट वाले देखे होंगे ना, तोंद वाले, जिसके तोंद निकल गए होंगे, उसको पक्का क्या होगा, इंसुलिन लगता होगा पक्का, उसका इंसुलिन हार्मोन बहुत ही कम हो गया। उसके तोंद, उसके इंसुलिन हार्मोन की जगह पे क्या निकल गया है, तोंद। तेरा तोंद नहीं निकला रे गदई, तो थोड़ा खाना पीना घर के नहीं लगेंगे तो कैसा लगेंगे, एकदम सुटकुआ टाइप का।
खाया पिया घर का शरीर है, नहीं समझ में आया? अब तुम लोगों का पता कहाँ का शरीर है, अइबे नहीं करता है बेटा लोग, खाना ही नहीं खाता है। कोई बात नहीं, ये उम्र है, सब चीज उम्र ही है। अभी अभी उम्र में अभी समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ कितना खाए क्या नहीं खाए। अभी चाप के जितना मन सको हो सके उतना खाओ, ठीक है, चाप के खाओ एकदम बढ़िया से, तभी ना शरीर वरीर बनेगा। थोड़ा सा कटाली केला और थोड़ा क्या कहते हैं, कटाली केला एक होता है, अब 20 रुपया का माखा संदेश, इसको मिक्स करके और उसके बाद खाओ रोज, और रोज एगो दूध गिलास। एक दूध मतलब जो पाउडर वाला दूध पीते हो वो नहीं, गाय का दूध जो है वो, और उसके साथ ठीक है, तो साथ केला के साथ, अगर गैस नहीं बनता हो तो तब देखो शरीर में ताकत, एकदम खतरनाक ताकत रहेगा, पढ़ने लिखने में भी मन लगेगा। और झमियाए रहोगे तो गर्मी लग रहा है कहाँ पढ़ेंगे, झमियाए रहेगा तो नहीं होगा। जनन ग्रंथियां देखिए, स्त्रियों में एक जोड़ा अंडाशय यानी ओवरी, और पुरुषों में एक जोड़ा वृषण यानी टेस्टिस क्या होते हैं, टेस्टिस। अब ये टेस्टिस जो होता है एक जोड़ा होता है, एक जोड़े की वजह से इसमें अंडाशय देखो ओवरी में, स्त्रियों में होता है, ओवरी कहाँ होता है, स्त्रियों में होता है, कहाँ होता है, स्त्रियों में होता है। देखिए ध्यान से, स्त्रियों में जो ओवरीज होते हैं इसमें 3 प्रमुख स्त्रीलिंग हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। 3 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं, कहाँ से, कहाँ से, अरे इस जगह से, ओवरी से 3 प्रकार के, ठीक है। ये देखो, ये रहा यूट्रस, ये है यूट्रस, ये वाला बीच वाला, ये वाला है ओवरी। ओवरी में से निकलता है कौन हार्मोन, 3 प्रकार के, दो कहाँ से, 3 प्रकार के हार्मोन ओवरी से निकलते हैं, 3 प्रकार के हार्मोन्स, एगो है एस्ट्रोजन, एगो है रिलैक्सिन, और एगो प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, यही ना है, तो दिया है प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और एस्ट्रोजन, 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। नीचे होता है ये ब्लडर, और इस जगह पे होता है हम लोग का, ये है यूट्रस, बच्चा इसी में रहता है, ठीक है, और ये होता है ओवरी, इसको कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब, ये जो ऐसे 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 चिमचियाया है ना, इसको क्या कहते हैं, फॉलोपियन ट्यूब। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का है सब देख रहे हो, सब नसें हैं, सब क्या है, नस, क्या है, हाँ हाँ, घास 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 है, घास खा लिएगा दही, यूट्रस, ठीक है, यूट्रस के बगल में ये सब क्या होते हैं, ओवरी। देखो ओवरी कितने हैं, 2 ठो, एक तो ये रहा, एक तो ये, ठीक है। अच्छा सर, दोनों से हार्मोन्स निकलते हैं, हाँ, दोनों से हार्मोन्स निकलते हैं, समझ में आया? कितने प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, 3 प्रकार। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो बोलो, नहीं बढ़े, ठीक है। तो बताइए कौन कौन सा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एगो रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन। जो एस्ट्रोजन होता है ये स्त्रियों में मासिक चक्र को नियमित करता है और स्तन ग्रंथियों को विकास में सहायता करता है, समझ में आ गया? एस्ट्रोजन जो होता है ये पीरियड्स के समय बहुत ज्यादा दर्द होता है, जो पेन होता है ना, उसको कम करने के लिए ये एस्ट्रोजन काम करता है, ठीक है, उसको कम करने के लिए। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये गर्भावस्था में बनाए रखता है और ओव्यूलेशन को रोकता है, मतलब कि कहीं बच्चा नुकसान ना हो जाए उसको रोकने में, बच्चे को पूरा का पूरा एकदम संरक्षण देने में कौन हार्मोन काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोटेक्ट करता है किसको, बच्चे को, समझ में आ गया? इसलिए इसका हार्मोन का नाम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, क्योंकि यूट्रस में ही क्या होता है, बच्चा बंद होता है यूट्रस में, समझ में आ गया? तो बहुत बढ़िया तरीके से संभाल के रखना, पेट में कहीं वो गड़बड़ ना कर दे, उसको संभाल के रखने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इससे याद रहना चाहिए। और एस्ट्रोजन क्या करता है, मासिक चक्र यानी कि पीरियड्स के समय, हर एक महीने में ना 28 या 30 दिनों का पीरियड्स का समय होता है, इस समय में महिलाओं के द्वारा जो ब्लड बाहर निकलता है उसमें क्या होता है ना, यही एस्ट्रोजन रहता है, और वो बहुत ही गंदा हो चुका रहता है, अगर ठीक तरीके से नहीं निकलेगा तो कैंसर हो जाएगा, अब पूरा फॉलोपियन ट्यूब काट के निकालना पड़ता है, इतना खतरनाक है। और गंदे कपड़े यूज करने की वजह से भी हो जाता है, एस्ट्रोजन खराब हो जाता है, गंदे कपड़े नहीं, इसीलिए पैड्स बनाए गए हैं कि अगर मान लो कि कोई भी ऐसा गंदे कपड़े को यूज कर रहा है ना तो उसको ब्लड कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर। ये लड़कियां बहुत ज्यादा समझना चाहिए, इन लोग को समझना चाहिए, पैसे बचाने के चक्कर में
ये पीरियड्स को रोक देती है कोई कोई। देखो दिल्ली में कोई लड़की थी, 3 दिन के लिए वो क्या की थी, 3 दिन तक मासिक चक्र को रोकने के लिए दवाई खा ली थी, क्योंकि पूजा था घर में, तो उसको रोकने के लिए डेथ हो गया उसका, 3 दिन के बाद डेथ हो गया। तो क्यों ना हम बता के अपने ही शर्मसार होके, हम क्यों ना बता के एक जिंदगी हम क्या कर दें, बचा लें। हर एक टीचर को ऐसा बताना चाहिए। अगर हम ये छुपा लेंगे तो आप वही गलतियां करिएगा, तो आपकी जिंदगी चली जाएगी भाई। उससे अच्छा क्यों ना हम सर में लेके, हम सर में बेशरम होके क्या कर दे, हम बता दें, है कि नहीं, ताकि जिंदगी तो कम से कम एक जन का बच जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई बताता है तो कोई कोई सोचता है कि इसको बताने में बहुत ज्यादा शर्म लग रहा है। किस बात का शर्म है? हाँ, क्या अपने बहनों को हम नहीं बताएंगे तो कौन सुरक्षा करेगा? भाई हम सुरक्षा हम केवल वो बाहर से लोगों के लिए नहीं, तुमको अपनी आधुनिक सुरक्षा भी, अपने आंतरिक सुरक्षा के लिए भी, और एक भाई हमेशा खड़ा रहता है अपने बहन के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई भी ऐसे लड़कियां हैं ना, उस लड़कियों को बताना है कि गंदे कपड़े यूज नहीं करने हैं। ठीक है, कोई कोई बहुत ज्यादा गंदा कपड़ा, ये मासिक चक्र जो चालू होता है वो 12 साल के बाद चालू हो जाता है लगभग। ठीक है, तो जो गंदे खून होते हैं ना, जो गंदे ब्लड रहते हैं, वो हर एक महीने बन जाते हैं, इसलिए उसको कहीं निकलने का मौका नहीं मिलता है, तो वो पूरे के पूरे मासिक चक्र द्वारा, मेंसुरेशन साइकिल द्वारा वो बाहर निकल जाता है। इसको मेंसुरेशन साइकिल कहते हैं साइंस की भाषा में। ठीक है, वो पीरियड्स के समय वो बाहर निकल जाते हैं, तो उसमें जो दर्द होता है ना, बहुत ज्यादा पेन होता है। तो लड़कियों को जो पेन होता है ना, उसके कारण एक देखना क्या कहते हैं उसको, हॉट बैग होता है। हॉट बैग को पेट पे रख लो, या तो किसी किसी का कमर दर्द होता है तो उसको यहाँ कमर के पास रख लो, तो उससे बहुत ज्यादा आराम मिल जाता है, और कुछ करने का दरकार नहीं है। या फिर एक चॉकलेट मिलता है, चॉकलेट जो कैडबरी होता है ना, 40 रुपए वाला कैडबरी, वो खा लिया जाता है, तो उससे क्या होता है ना, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है आराम से। ये मतलब दर्द उतना ज्यादा महसूस नहीं होता है। ये सब क्या है, एक प्रकार का आपको नॉलेज है, आप नॉलेज लेके रखिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो एस्ट्रोजन समझ में आ गया। यह स्त्रियों में क्या करता है, मासिक चक्र को नियमित करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, बच्चे को संभालता है, बच्चे को मतलब गर्भावस्था में उसको ओव्यूलेशन को बनाए रखता है। और रिलैक्सिन हार्मोन वो उस समय होता है जब बच्चे का प्रसव पीड़ा होता है। जब प्रसव पीड़ा होता है ना, तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, और एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो 20 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द होता है। 20 हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है। सोच रहे हो, एगो खाली हड्डी टूट जाता है तो कहरा जाता है एकदम, पूरा दिमाग खराब हो जाता है, हड्डी टूट गया। और जब माँ बच्चे को जन्म देती है ना, तो उस समय 20 हड्डी टूटते हैं, तब जाके बच्चे का जन्म होता है। इतना खतरनाक, समझ में आया? तो उस समय जो यूट्रस है, यूट्रस को फैलाने के लिए, और जो जन्म के समय जो गर्भाशय की ग्रीवा होती है उसको चौड़ा करने के लिए प्रसव में क्या करता है, आसानी होता है, ताकि बच्चे का जो बर्थ हो बहुत ही अच्छे से हो जाए। ठीक है, रुके नहीं, नहीं तो अगर रुक जाएगा तो उसको पूरा ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो वही सीजरिंग किया जाता है। अच्छे से अगर रिलैक्सेशन हार्मोन काम नहीं करेगा तो सीजरिंग हो जाएगा, उसको सी सेक्शन कहते हैं। और इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा जाता है, और महिलाओं को दर्द भी बहुत ज्यादा होता है, पूरा जीवन भर के लिए दर्द हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं आया? इसलिए सी सेक्शन से बचने के लिए ये काम करना पड़ता है। समझ में आ गया? रिलैक्सिन हार्मोन को बढ़ाने के लिए। देखो ये पूरा का पूरा यूट्रस होता है अपने पास, ये ब्लड मासिक परिवर्तन के द्वारा ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और देखो ये पूरा का पूरा यूट्रस है, इसी बीच में क्या होता है, बच्चा बंद रहता है इसी में। और इसको पूरा संरक्षण देने का काम किसका होता है, हाँ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। ठीक है, बच्चे को संभालने का काम। और जो इधर से जब बच्चा बाहर की ओर आता है, जो ये आया, जब इधर से बच्चा बाहर की होता है, तो ये वाला जो होता है सर्विक्स, तो क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। देखो ये जो होता है सर्विक्स ना, इसको चौड़ा करने में, फैलाने में मदद कौन करता है, रिलैक्सिन हार्मोन, ताकि रिलैक्स हो जाइए। क्या है, बच्चे एकदम कैसे निकले, एकदम आराम से बच्चा एकदम रिलैक्स होके निकले, ऐसा होता है। तो इतना सुंदर काम करता है हम लोग को हार्मोन शरीर के अंदर, इतना बेहतरीन तरीके से। क्या, तो जानना तो जरूरी है भाई आप लोग, समझ आ गया? तो कौन कौन से हार्मोन हो गए, एगो हो गया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एगो हाँ रिलैक्सिन हार्मोन, और एक तो कौन सा, एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तो एस्ट्रोजेन काम क्या है, पीरियड्स के बढ़िया से उसको साइकिल चक्र को, मासिक चक्र को पूरा करना, साथ साथ प्रोजेस्टेरोन को मतलब बच्चे को संभाल के रखना, और उसके बाद रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव पीड़ा के समय उसको पीड़ा ना दिलाना, और आराम से बच्चे का बर्थ होना, ठीक है, जन्म होना। ये कहलाता है कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। तो हार्मोन्स जो पाए जाते हैं, समझ में आ गया, ओवरीज के अंदर पाया जाता है। आगे बढ़े, इसके बाद होता है वृषण यानी टेस्टीज।
टेस्टिस जो होते हैं ये पुरुषों में पाए जाते हैं। पुरुषों में हार्मोन्स, इसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। यह शुक्राणुओं के निर्माण में मदद करता है, स्पर्म में निर्माण करता है। जब तक स्पर्म ओवम से नहीं मिलेगा तब तक एक बच्चे का ओवुलेशन नहीं होगा, एक बच्चे का जन्म नहीं होगा। ठीक है, स्पर्म का मिलना जरूरी होता है। 7 ml स्पर्म की जरूरत होती है एक बच्चे को जनित करने के लिए, और एक ओवरी में एक अंडा जो होता है ना, उस अंडे से एक स्पर्म ही मिलता है। समझ में आ गया? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब, रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप लोग को पढ़ा देंगे, बता देंगे कैसे स्पर्म काम करता है। ठीक है, उसपे सामने की तरफ न्यूक्लियस होता है और पीछे की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसके वजह से जब फॉलोपियन ट्यूब में अंडा आया रहता है, मतलब कि जो ओवम आया रहता है किसमें, महिलाओं में, तब ये जाके उससे मिलता है और स्पर्म का निर्माण, ये बच्चे का निर्माण करता है। तभी गर्भावस्था में क्या होता है, बच्चे का निर्माण होता है धीरे धीरे, और उसको पूरा का पूरा 9 महीने लगते हैं बच्चे को एक पूरा निर्माण होने में। ठीक है, पहले मतलब गिरगिट के तरह रहता है एकदम, बचवा इसे गिरगिट के तरह रहेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा प्रोटीन के वजह से। ठीक है, और उसमें मदद करता है कौन, प्रोजेस्टेरोन मदद करता है। यह पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, जैसे दाढ़ी मूछ विकास में सहायता करता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, दाढ़ी मूछ, गला में भारी होना, गला भारी होना। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं ना कि शरीर के अंदर ये मूछ लेके आना, दाढ़ी लेके आना। किसी किसी का तक ना घना घना दाढ़ी होता है, उसको सप्ताह सप्ताह में पूरा कटवाने जाना पड़ता है, दाढ़ी एकदम खतरनाक होगा, सप्ताह सप्ताह में कटवाएगा। किसी किसी का नहीं रहता है, एकदम एकदम साफे रहता है, सपाचट, या तो फिर भी है ना। देखो, ये पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को काम करता है, जैसे दाढ़ी मूछ का विकास होना। या पुरुषों में सहायक अंगों जैसे पोस्ट्रेट ग्रंथि के विकास में भी क्या करता है, मदद करता है। पोस्ट्रेट ग्रंथि होता है हम लोग के अंदर, मतलब मेल के अंदर क्या होता है कि ग्रंथि होता है। टेस्टोस्टेरोन महिलाओं में भी होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन से ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन महिलाओं में भी होता है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है, लेकिन साइंस में उसका कोई भी दरकार नहीं है। कभी कभी ज्यादा हो जाता है ना, तो देखना उन लोग को भी, महिलाओं को भी मूंछ आ जाता है। कोई को थोड़ा थोड़ा सा मूंछ आते हैं, मूंछ मूंछ टाइप का लगेगा, और गला ना भारी भारी टाइप का लगेगा, अरे कहाँ रहले है ना। गलती से वो मम्मी बन गई तो पापा जैसा काम कर देंगी, है ना। समझ में आया? और जिसका जिसका मूंछ देखे, दाढ़ी उड़ी आ गया, सब दाढ़ी मूंछ सबका आ गया, धीरे धीरे आएगा सबका, खतरनाक। कोनो कोनो तो अभी 9वीं क्लास में एक जन का ये आ गया है, आ गया है। वो क्या नाम है उसका, हाँ? लोकेश का। लोकेश का देखना पूरा बढ़िया से जनाता है, एकदम पूरा मूंछ है, दाढ़ी उड़ी सब आ गया है। तो उसमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होगी। कुत्तों में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होता है, महकता बहुत खतरनाक है कुत्तों में। वो लोग जहाँ जहाँ जाते हैं ना, उस जगह पे अपना अपना एक बॉर्डर एरिया गठन कर देता है। ठीक है, पूरा बॉर्डर बना देता है कि हम इधर से कोनो जाएगा तो इसको काटेंगे, मेरा एरिया में आ गया है, इसीलिए भौंकता उगता है। कभी कभी देखना गाड़ी उड़ी के आज नीचे आके चपा जाता है, वो सोचता है कि दूसरा इलाका का कुत्ता कोनो आ गया है। अब बेटा उसको गाड़ी को भौंकने के चक्कर में, मतलब कि दूसरा कुत्ता के समझ के गाड़ी को भौंकना चालू कर देता है, गाड़ी के नीचे चला आता है। ले बेटा तुम ही भौंक रहा था गाड़ी के नीचे चला। अभी मान लो कि कोई गाड़ी है, वो दूसरे कोई सी लोकेलिटी में खड़ा है, वहां का कुत्ता टॉयलेट कर दिया, उस टॉयलेट में क्या रहता है, टेस्टोस्टेरोन रहता है, वो बहुत खतरनाक महकता है। इसीलिए ना दूसरा कुत्ता जब गाड़ी जब दूसरे लोकेलिटी में जाता है, तो वहां पे भी कुत्ता उसको सूखता है। कहीं पर कहीं दूसरा जगह से तो नहीं ना आया है, लगता है इसमें कुकुर भर के लेके आया है। एक काम करो, पहले भौंको इसको बढ़िया से, ठीक है, खूब बाग करता है एकदम। तो कुत्तों में टेस्टोस्टेरोन क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। क्या, टेस्टिकल्स, जैसे क्या होता है, टेस्टिकल्स होते हैं। समझ में आ गया, टेस्टिकल्स। तो टेस्टिकल से यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये पुरुषों में क्या काम करते हैं, दाढ़ी मूछ को लेके आना, और क्या बनाना, स्पर्म का गठन करना। ठीक है, टेस्टिकल। आगे बढ़े, नोट पेज नंबर 14 और 15 में देखो, एगो नोट करना है आप लोग को, बातें बातें नोट करना है, 14 और 15 बातों को नोट करना है आप लोगों को। नोट करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इसके कमी उमी से क्या क्या हो जाता है, क्या है ना, नंबर 14 में क्या होगा, कमी से क्या क्या हो सकते हैं। जैसे देखो, हार्मोन की कमी या अधिकता से कौन कौन से रोग या उसके लक्षण हैं। एक है बौनापन, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म लिखा है देखो, ड्रॉप हो गया है ना, बौनापन। एक क्या होता है, बौनापन होता है। क्या होता है बाबू, बौनापन।
अगर कम निकला तो क्या हो जाएगा? बौनापन। हार्मोन जैसे जीएच हार्मोन अगर कम निकला तो क्या हो जाएगा? बौनापन हो जाएगा। समझ में आया? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन अगर कम निकला तो बौनापन। काला काला समझ में आएगा? हाँ, तेरे समझ में आएगा, इधर दूसरे कलर से लिख देंगे। देखो ये बौनापन होता है अगर टीटीएच हार्मोन यानी सॉरी 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 एसटीएच हार्मोन ना, टीएच हार्मोन नहीं, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन हो जाएगा वो तो, जीटीएच। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन अगर कम स्रावित हुआ, क्या स्रावित हुआ? कम स्रावित हुआ, कम स्रावित हुआ, कम स्रावित हुआ तो क्या कहलाएगा? वो बौनापन कहलाएगा, बौना हो जाएगा वो। बच्चों में वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। बचपन में जीएच हार्मोन कम निकला तो बच्चों में वृद्धि क्या हो जाती है? कम। नाटा का नाटा ही रहता है। इसके वजह से मनुष्य का आकार साधारण बालक जैसा ही रहता है। ऐसा लगता है कि खुद छोटा छोटा एगो बालक है। यहाँ हम लोग के पास एगो आदमी है, वो लगभग लगभग कितना साल का हो गया होगा? 48-50 साल का हो गया, लेकिन देखने में लगता है बेटे ही है। उसको पकड़ के उठा के टांग दो कहीं पर, ऐसा हो जाता है। उसमें क्या है? जीएच हार्मोन बहुत ही कम है, कम स्रावित हुआ होगा, इसीलिए नाटा का नाटा रह गया होगा। अच्छा, मम्मी पापा का भी लक्षण कभी ना कभी चला जाता है, ठीक है? मम्मी पापा अगर नाटा नाटा तो बच्चों क्या रहता है? लगभग लगभग नाटा ही रह जाता है। अब मम्मी पापा लंबे लंबे अगर होते हैं ना तो बच्चा भी देखना खतरनाक लंबा लंबा होता है, ठीक है? और कभी कभी ऐसा होता है उल्टा प्रभाव हो जाता है, मम्मी पापा नाटा नाटा, बचवा एकदम लंबा, एकदम ताड़ का पेड़ जैसा, ठीक है? ऐसा हो जाता है। तो एसटीएच हार्मोन अगर कम स्राव हुआ तो क्या हो जाएगा? बौनापन हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? वयस्क में इस हार्मोन की कमी से वह समय से पहले ही क्या हो जाते हैं? बूढ़े हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। वयस्क जो होते हैं ना, अगर इस हार्मोन की कमी रही तो वह समय से पहले ही और बूढ़े हो जाएंगे। समय से पहले क्या हो जाना? समय से पहले क्या हो जाना? बूढ़ा हो जाना। बूढ़ा बूढ़ा सब कहेगा उसको, समय से पहले ही बूढ़ा हो जाना और कमजोर हो जाता है। इस रोग को साइमंडस कहते हैं, साइमंडस रोग कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं? साइमंडस। अगर एसटीएच हार्मोन की कमी हो गई तो क्या कहलाएगा? साइमंडस, साइमंडस रोग कहलाता है। क्या बाबू, समझ में आया? साइमंडस, ठीक है? और क्या होता है एगो? ये नंबर हो गया, बहुमूत्र रोग हो जाता है एगो, बहुमूत्र रोग, बहुमूत्र रोग हो जाता है। बार बार पानी पिएगा, बार बार उसको टॉयलेट लग जाएगा, क्या? हार्मोन की कमी से होता है। यह एडीएच और वैसोप्रेसिन हार्मोन की कम से स्रावित होता है। किस हार्मोन की कमी से होता है? एडीएच हार्मोन की कमी से। किस हार्मोन की कमी से? एडीएच हार्मोन की कमी से स्राव होने वाला रोग है। एडीएच का स्राव पृष्ठव्यूह मस्तिष्क पीयूष ग्रंथि से होता है। मनुष्य को बार बार क्या लगता है? इसमें पेशाब लगता है। मनुष्य को बार बार पेशाब लगेगा, इसमें तो बार बार पेशाब लगेगा। पेशाब करते रहो खाली दिन, बार बार पेशाब लगना, बार बार यूरिन करना, पेशाब करना, बार बार पेशाब लगेगा, बार बार उसको पेशाब लगेगा। और क्या लगेगा भाई? और क्या हो जाता है खतरनाक? इसमें मूत्र का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। मूत्र का रंग पीला होना, कमी से मूत्र का रंग पीला होना कमी से हो जाता है, ठीक है? मूत्र का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। और साथ साथ अधिक क्षय के कारण शरीर क्या हो जाता है? दुर्बल, और जोड़ों में दर्द हो जाता है। थोड़ा जो होता है ना जॉइंट्स वाला, जॉइंट्स है, घुटने में दर्द, ठीक है? जोड़ों में दर्द हो जाता है कमी से, दर्द। समझ में आ गया? अधिक स्राव से, ये अधिक स्राव से होता है। कैसे होगा? अधिक स्राव से। ये दोनों किसके कारण से? कमी के वजह से। ये कमी के वजह से, अगर कमी हो गई तब क्या? मनुष्य को बार बार पेशाब होता है, किस कारण? का स्राव कम होता है तब। ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? जोड़ों में दर्द होना चालू हो जाता है। बहुमूत्र रोग एडीएच हार्मोन के वजह से। पौनापन किसके कारण होता है? एसटीएच हार्मोन की कमी के वजह से होता है।
ठीक है, ज्यादा हो जाने से क्या हो जाता है, साइमंडस रोग हो जाता है। अच्छा बताओ, बहुमूत्र रोग किसके वजह से, एडीएच की कमी की वजह से क्या, बार बार पेशाब होना और मूत्र का रंग पीला हो जाना, इसके साथ साथ जोड़ों में दर्द होना, मतलब अधिक स्राव कर रहा है। समझ में आ गया, स्राव कैसा है, आगे बढ़े। और एक क्या होता है, घेंगा, गाइटोर, घेंगा जिसको कहते हैं गाइटोर हो जाता है, घेंगा रोग। कौन सा रोग, घेंगा रोग। ये किसमें होता है, गले में होता है, गले में होता है, कहाँ पर होता है, गले में। किस हार्मोन की कमी से वजह होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से, थायरॉक्सिन, क्योंकि थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है, थायरॉक्सिन निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से, भोजन तथा पानी में आयोडीन की कमी से सरल घेंगा यानी सिंपल गायटोर हो जाता है। तो क्या कहते हैं, घेंगा रोग को इंग्लिश में गायोटोर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, गायोटोर कहते हैं। ठीक है, थायरॉक्सिन की कमी की वजह से क्या हो जाता है, गायोटोर हो जाता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। ये थायराइड ग्रंथि गला का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरॉक्सिन नहीं बन पाता है। इस रोग की रोकथाम करने के लिए 0.2% आयोडीन मिला हुआ सामान्य लवण खाने में हो सकता है, खाने से हो सकती है। अगर रोग की रोकथाम करना है तो 0.2% कम से कम आयोडीन मिला हुआ रहना चाहिए, 0.2%। ठीक है, अगर आपको थायरॉक्सिन को कम करना है तो 0.2% आयोडीन जो है, आयोडीन आयोडीन जो है, आयोडीन मिला हुआ सामान्य लवण खाने से हो सकती है, सामान्य लवण खाने से हो सकती है। तो नमक की मात्रा अगर ज्यादा हो गई तब भी क्या हो जाएगा, गायटोर। नमक की मात्रा कम हो गई तब भी हो जाएगा गायटोर। घेंगा रोग जिसको कहते हैं, समझ में आ गया। और एगो कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह रोग, बताए थे अभी। मधुमेह को क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं, अभी ना बताए। डायबिटीज किसके वजह से होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है ना बाबू। न्यूरोलॉजिक, जो अपना मस्तिष्क है ना बाबू, मस्तिष्क से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताते हैं अपना, देखो ध्यान से। मस्तिष्क जो होते हैं इसको हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क जो होते हैं इसके भी अलग अलग भाग हैं, जैसे सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरिब्रल, ऐसे करके बहुत सारे भाग हैं। अग्र मस्तिष्क का नहीं, अग्र मस्तिष्क में ही सेरिबेलम, अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम, मध्य मस्तिष्क में सेरिब्रल और पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम, ऐसे करके बहुत सारे नाम। ठीक है, आप लोग को हम बताते हैं कि मस्तिष्क की खोज और अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए, मस्तिष्क का खोज कब हुआ था, मस्तिष्क पहली बार के बारे में किसने कहा था, मस्तिष्क के बारे में, मस्तिष्क खोज, हाँ खोज समझ रहे हो। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरो साइंस कहलाता है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है बाबू, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरो साइंस। तो क्या है? मस्तिष्क का जो खोज किया था पहली बार, देखो प्राचीन मिस्र में पहली बार इस मतलब मस्तिष्क के बारे में कोई नहीं पढ़ाई होता था, कुछ चीजों के बारे में नहीं था प्राचीन मिस्र। लेकिन बाद में एक हिप्पोक्रेटस बोल के, एक हिप्पोक्रेटस बोल के एक आदमी थे, जिन्होंने मस्तिष्क में पहली बार बताया, जिन्होंने ये पहचाना कि मस्तिष्क की हमारी बुद्धि और भावनाओं की वृद्धि करता है। मस्तिष्क ही हमारे बुद्धि और भावनाओं का क्या है, केंद्र है। ठीक है, जितनी भी बुद्धि होती है, जितने भी भावनाएं होती हैं, वो सब किससे जुड़ी हुई है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई। किसने किया था, हिप्पोक्रेटस ने। किसने किया था, हिप्पोक्रेटस, याद रहेगा। अध्ययन के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है, न्यूरो साइंस। अच्छा, मस्तिष्क में कौन से सेल होते हैं, न्यूरॉन सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं, न्यूरॉन सेल होते हैं, याद रहेगा। कौन सा सेल बाबू, न्यूरॉन सेल होता है। ठीक है, कौन सा सेल होता है, न्यूरॉन सेल होता है। पढ़ाई क्या कहलाती है, न्यूरो साइंस कहलाती है, न्यूरो साइंस। समझ में आ गया, न्यूरो साइंस याद रहेगा। इसके डॉक्टर क्या कहलाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट के डॉक्टर कहलाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आधुनिक अध्ययन में कौन मदद करता है, आधुनिक अध्ययन के लिए कौन मदद करता है, आधुनिक अध्ययन के लिए मदद करता है एमआरआई मशीन,
जो बहुत ही विशाल होती है, बहुत बड़ी होती है, और ये ना मैग्नेट को नहीं, मतलब मैग्नेट वैग्नेट लेके जाओगे ना तब नहीं हो पाएगा, और टान लेता है एमआरआई मशीन, ठीक है। तो एमआरआई मशीन होता है, और एक तो ईसीजी होता है, ई नहीं ईजी। एमआरआई मशीन से और ई मशीन से आप क्या कर सकते हो, हाँ ई नहीं, इसके आधुनिक अध्ययन कर सकते हो, इसमें आधुनिक अध्ययन कर सकते हो मशीनों के द्वारा, एमआरआई मशीन, ठीक है। तकनीकों के जरिए इसमें काम के लिए तकनीकी समझ जाते हैं। मस्तिष्क का जो वजन होता है, मस्तिष्क का वजन मेल में अलग होता है और फीमेल में, मेल और फीमेल में थोड़ा कम होता है, अब मेल में क्या होता है ज्यादा, मेल में होता है 1.3 केजी से लेकर 1.4 केजी, 1.3 केजी से लेकर, हाँ, और फीमेल में 1.1 केजी से लेकर 1.2 केजी तक, तो थोड़ा कम होता है, ठीक है। लेकिन अपने जगह पर होता है, गधा तुम लोग बोला, अपने ही जगह पे होता है, घुटने उठने में नहीं होता है, अपने ही जगह पे रहता है, ठीक है। 1.1 केजी से लेकर कितना तक, 1.2 केजी फीमेल में, और मेल में कितना होता है बाबू, 1.3 केजी से लेकर 1.4 केजी होता है लगभग, समझ में आ गया। मस्तिष्क का वजन होता है ये। इसमें कुछ मेनिंजाइस झिल्ली भी पाए जाते हैं, मेनिंजाइस झिल्ली, इसमें मेनिंजाइस झिल्ली जो होता है ये कपाल के अंदर होता है, मस्तिष्क एक कठोर भाग से ढका हुआ रहता है, जिसको मस्तिष्क जो कठोर भाग से ढका होता रहता है, भेजा भेजा जो कठोर भाग से ढका रहता है, ये इसका हड्डी का नाम क्या है, ये वाला, ये पूरा क्रेमियम नामक हड्डी है, कौन सी, क्रेमियम। और कितना है लेयर है, 8 लेयर है, कितने लेयर्स है, 8 गो लेयर से ढका होता है। उसके नीचे एक झिल्ली पाई जाती है, एक झिल्ली, जिसको मेनिंजाइस, मेनिंजाइस कहते हैं, क्या कहते हैं, मेनिंजाइस क्या कहते हैं, मेनिंज मेनिंजस, मेनिंजिस झिल्ली कहते हैं, मेनिंजस, ठीक है, मेनिंजस झिल्ली कहते हैं। और इसमें चोट लग जाने की वजह से मेनिंजाइटिस हो जाता है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु किसके वजह से होती है, मेनिंजाइटिस नामक रोग से हुआ था, मतलब उसको झिल्ली में चोट लग गया था, इस झिल्ली को क्या कहते हैं, मेनिंजिस। जैसे आप कोई सामान वामान लेके आते हो तो किसी झिल्ली में बंद करके लेके आते हो ना, कोई सामान बड़ा भारी और सामान, तो वैसे झिल्ली में भेजा बंद है अपना, ये है झिल्ली, झिल्ली का नाम क्या है, मेनिंजिस झिल्ली। जैसे सादा झिल्ली, काला झिल्ली, वैसे ही ये झिल्ली कौन सा है, मेनिंजिस झिल्ली, समझ में आ गया। और भी बहुत सारे होते हैं, डूरामीटर होता है, एराकोनाइड मीटर होता है, पिया मीटर होता है, ऐसे बहुत सारे झिल्लियां हैं इसमें। फ्लूइड, इसमें CSF फ्लूइड पाया जाता है, CSF, यानी कि ये एक प्रकार का क्या है, द्रव है, CSF द्रव पाया जाता है, CSF द्रव पाया जाता है, जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये बाबू CSF द्रव पाया जाता है, के कारण, CSF के कारण, SF के कारण, बाबू बात नहीं कर, इस CSF के कारण ही तो ब्रेन में झटके महसूस होते हैं, उसको ये कंट्रोल करता है। ब्रेन में जो क्या होता है झटके, वो हम लोग को महसूस नहीं होता है, ब्रेन में भी झटका लगता रहता है, पता है ना, अभी तो ऐसा चमकता है, उसमें लाइट मारता है, तो ये क्या होता है, झटकों से मस्तिष्क की रक्षा करता है, झटकों से मस्तिष्क का रक्षा करता है, हम लोग को महसूस होने नहीं देता है, सेकेंड सेकेंड में लाइट वह जलता है इसे, सेकेंड सेकेंड में। क्या है? सबसे पहले कौन पहुंच सकता है अमेरिका, अमेरिका कौन पहुंच सकता है सबसे पहले, हम, मेरा मन पहुंच गया है अमेरिका में है ना। सबसे ज्यादा स्पीड अगर किसी की होती है तो किसकी होती है, मन की। लाइट की तो स्पीड है ही, लेकिन ऐसे देख लिया जाए इंसानों में तो क्या होता है, मन का, ठीक है, मन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। अभी सोच लो दुबई, हाँ, अभी सोच लो इंडिया जीत जाएगा, जीत जाएगा। इस झिल्ली में कौन सा फ्लूइड पाया जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, याद रहेगा। कितना वजन का होता है ये,
मेल में कितना 1.3 kg से लेकर 1.4 kg, फीमेल में कितना 1.1 kg से लेकर 1.2 kg तक होता है। न्यूरॉन की जो संख्या होती है बाबू, न्यूरॉन्स की जो संख्या होती है वो 86 अरब तक होती है। कितना अरब होता है? एक मस्तिष्क में 86 अरब तक क्या होता है बाबू? न्यूरॉन्स होते हैं 86 अरब। बाप रे। इसमें जो पानी की मात्रा पाई जाती है, पानी की मात्रा 75% से 80% तक पाई जाती है ना, 75% से 80% लगभग पाई जाती है। ठीक है। डिहाइड्रेशन में सीधा असर डालता है ये, डिहाइड्रेशन ना हो, याददाश्त कहीं भूल ना जाए, याददाश्त को पढ़ाता है ये, याददाश्त पर पड़ता है, याददाश्त आपकी सही सलामत रहे। ठीक है, कि पीछे जमाने में क्या किए थे क्या नहीं। जब जब पानी ये कमी हो जाता है तो याददाश्त भी क्या हो जाता है, भूल जाता है। तो 75 से कितना प्रतिशत, 80। दर्द का महसूस होता है? मस्तिष्क में कभी भी दर्द नहीं होता है। बोलते हैं ना माथा दर्द उसको कहते हैं। माथा दर्द कहने का मतलब है कि कभी भी जो भेजा है ना, भेजे के अंदर कभी दर्द नहीं होता। दर्द होता है मांसपेशियों में, ये मांसपेशी जो है ना उसमें दर्द होता है, भेजे के अंदर कभी दर्द नहीं होता। समझ में आ गया? तो आज के बाद कोई बोलेगा कि सिर दर्द कर रहा है तो बोल देना तुम्हारा मस्तिष्क दर्द नहीं कर रहा है, तुम्हारे अंदर का भेजा दर्द नहीं कर रहा है। क्या दर्द कर रहा है? तुम्हारे अगल बगल के मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। क्या है? कहाँ पे? मांसपेशियों में। तो कभी भी मस्तिष्क में दर्द होता है? नहीं। वो सिर दर्द जो आप बोलते हो, वो सिर दर्द एक्चुअली में उस मस्तिष्क के आसपास के जो क्या है, मांस है, उस मांसपेशियों में दर्द। ठीक है। समझ में आ गया? मस्तिष्क खुद कभी दर्द महसूस नहीं करता। फैक्ट है ये, देखो ध्यान से। मस्तिष्क खुद कभी दर्द महसूस नहीं करता, क्योंकि इसे दर्द रिस्टेप्स कहा जाता है। रिस्टेप्स नहीं होते हैं। सिर दर्द दरअसल मस्तिष्क के आसपास के मांसपेशियों या नसों में होते हैं। क्या है? सिर दर्द कहाँ होता है बाबू? आसपास के मांस, लेकिन लगता है कि पूरे सिर में हो रहा है। हाँ, मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क मेमोरी, मेमोरी जानते हो जैसे आपके मोबाइल में मेमोरी है ना, मानव मस्तिष्क की जो मेमोरी होती है, ये मेमोरी क्षमता लगभग, जैसे आपके मोबाइल में क्या रहता है, जीबी रहता है, गीगाबाइट। तो 2 GB रैम का है, 5 GB रैम का है, 10 GB रैम का है, 8 GB रैम का है, होता है ना। इसमें देखो कितना होता है, इसमें होता है तो कुछ कहना ही नहीं, 2.5 पेटा जीबी। कितना पेटाबाइट का होता है? पेटाबाइट, देखो 2.5 पेटाबाइट का होता है। मानव मस्तिष्क जो मेमोरी होती है वो 2.5 पेटाबाइट की होती है। पेटाबाइट यानी कि लगभग 25 लाख जीबी का। कितना लाख जीबी? 25 लाख जीबी का होता है हम लोग का ब्रेन। ठीक है, क्या कहते हैं? पेटाबाइट कहते हैं। याद रहेगा? समझ में आया? तो आज इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे आप लोग को पूरा का पूरा ब्रेन के बारे में एक समझाना है। ठीक है, ये कुछ आप लोग के फैक्ट्स रहे, ब्रेन से रिलेटेड फैक्ट्स, और आप लोग को ये याद कर लेना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।